आज हम इस वीडियो में निदर्शन विधि पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने संगणना विधि पर चर्चा की थी। संगणना विधि के क्या है, संगणना विधि में किस प्रकार से अनुसंधानकर्ता जो तथ्यों को एकत्र करता है, उसके गुण क्या हैं, उसमें अच्छाई क्या है, या उसकी सीमाएं क्या हैं, या उसके दोष क्या हैं। अब आज हम देखेंगे निदर्शन विधि। तो निदर्शन विधि से यह तात्पर्य यह है कि जब समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए प्रतिनिधि के रूप में कुछ इकाइयों को चुनना ही सामान्यतः निदर्शन कहलाता है। निदर्शन का प्रयोग का जहाँ तक हम बात करें तो निदर्शन का प्रयोग अति प्राचीन काल से यानी बहुत पुराने काल से होता रहा है और दैनिक जीवन में भी हम जब देखते हैं तो हमें निदर्शन विधि या निदर्शन का हमें घर में भी इसका प्रयोग होते दिखता है। जैसा कि जब घर में जब गृहिणियाँ खाना पकाती हैं, चावल पका रही हैं या दाल पका रही हैं या सब्जी पका रही हैं, तो उसमें से वो सब्जी में से एक टुकड़ा उठाएंगी, एक चावल उठाएंगी या दाल का कोई एक दाना उठाएंगी और उससे वो पता कर लेती हैं कि दाल पकी या नहीं पकी, सब्जी पकी या नहीं पकी। कहने का तात्पर्य है जो एक कढ़ाई भरी हुई जो सब्जी चूल्हे पर रखी हुई है, जो पक रही है, लेकिन खाना बनाने वाला क्या करता है, उसमें से एक टुकड़ा उठाता है और एक टुकड़ा को उठा के वो देखेगा कि सब्जी गली या नहीं गली। तो उसके आधार पर वह संपूर्ण यानी सब्जी का पर वो उस पर लागू कर देता है कि सब्जी हमारी कच्ची है या सब्जी हमारी पक गई। तो ये होता है निदर्शन, यानी एक समग्र का एक छोटा सा भाग जिसमें उस समग्र की संपूर्ण विशेषता उसमें पाई जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वह जो छोटा सा भाग है, सब्जी का एक वो छोटा सा टुकड़ा है, वह संपूर्ण सब्जी का प्रतिनिधि करता है। तो यहाँ कुछ जहाँ तक समाज शास्त्रियों ने निदर्शन की परिभाषा दी हैं और निदर्शन की परिभाषा में पहली जो परिभाषा है गुडे एवं हार्ट ने जो दी है, वे कहते हैं कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि एक निदर्शन जो होता है एक बहुत बड़े समग्र में से उसमें से उसका एक छोटा सा प्रतिनिधि मात्र होता है। लेकिन प्रतिनिधि तो होता है वो, यानी उस संपूर्ण समूह का हम कह सकते हैं यहाँ प्रतिनिधित्व करता है। और प्रतिनिधित्व से यहाँ तात्पर्य है कि जो समग्र की इकाइयाँ, समग्र की संपूर्ण इकाइयाँ की जो विशेषता हैं, वो संपूर्ण विशेषता हैं उस निदर्शन के अंतर्गत पाई जाती हैं। यानी कुछ इकाइयों के अंतर्गत वे सभी विशेषता हैं जो समग्र की समस्त इकाइयों के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इसका मिलना, इस विशेषता का होना हम सैंपल के या निदर्शन के प्रतिनिधिपूर्ण होना मानते हैं। वहीं बोगार्ट्स की जो परिभाषा है कि निदर्शन एक पूर्ण निर्धारित योजना के अंतर्गत इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है। बोगार्ट्स ने जो निदर्शन की जो परिभाषा दी है वो कहते हैं कि निदर्शन एक ऐसी विधि है जो एक पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव किया है। यानी एक कहने का यह तात्पर्य यह है कि यहाँ एक विशेषता ये भी स्पष्ट हो रही है कि निदर्शन के चुनाव की भी यानी कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन नियमों के तहत उस योजना के अंतर्गत एक समग्र में से एक निदर्शन को चुना जाता है
जो एक समग्र का हम कह सकते हैं कि कुछ प्रतिशत या कुछ अंश, कुछ भाग होता है। तीसरी परिभाषा के रूप में शिनपाओ यंग कहते हैं कि एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंग है। यहां भी उन्होंने वही बात कही है कि एक जो निदर्शन है वह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधि अंग है। कहने का तात्पर्य यहाँ भी वही है कि निदर्शन के अंतर्गत जो इकाइयाँ शामिल हैं उन इकाइयों में वे सभी विशेषताएं हैं जो समूह की प्रत्येक इकाई में विशेषता हमें देखने को मिलती हैं। और इसी आधार पर यहाँ पर निदर्शन के माध्यम से ही हम आम जीवन में जब इसकी प्रयोग देखते हैं तो जैसे व्यापारी जहाँ एक टक गेहूं का मोल भाव करता है तो केवल एक मुट्ठी गेहूं के आधार पर उसका मोल भाव कर देता है। वहाँ वह प्रत्येक बोरी को खुलवा कर नहीं देखता या प्रत्येक गेहूं के दाने को नहीं देखता है। वो एक मुट्ठी उसमें से गेहूं उठाता है और एक मुट्ठी गेहूं के आधार पर ही पूरे ट्रक का भाव तय कर देता है या सौदा कर लेता है। वह ये मानता है कि जिस प्रकार का गेहूं ये इस मुट्ठी मेरी मुट्ठी में है, ठीक उसी प्रकार का पूरा गेहूं है। कहने का तात्पर्य है कि उस निदर्शन को उसने पूरे ट्रक के गेहूं पर लागू कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह भी है कि एक मुट्ठी जो गेहूं है वह संपूर्ण ट्रक के गेहूं का प्रतिनिधित्व करता है। तो जहाँ तक हम देखें तीनों परिभाषाओं की जहाँ तक बात तक यदि हम सार निकालें तो एक ही बात निकलती है कि निदर्शन जो है वह एक ऐसा अंग है, एक ऐसा हिस्सा है समूह का, समग्र का एक ऐसा अंश है, एक ऐसा ही छोटा भाग है जिसमें समग्र की समस्त विशेषताएं मौजूद होती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि निदर्शन जो है एक बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। तो ये एक निदर्शन की परिभाषा है जो जहाँ तक है आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक श्रेष्ठ निदर्शन की आवश्यक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक अच्छे निदर्शन के लिए उसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या आवश्यक विशेषता होनी चाहिए, वहाँ हम इसमें यहाँ चर्चा करेंगे। जो कुछ बिंदुओं के आधार पर हमने यहाँ बताया है इसको, तो उसमें पहली जो आवश्यक विशेषता है वह है समग्र का प्रतिनिधित्व। इससे यहाँ तात्पर्य यह है कि एक जो श्रेष्ठ निदर्शन वह उस निदर्शन को हम कहेंगे जो इसमें सर्वप्रथम विशेषता वह यह रखता है कि वह समग्र का प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करेंगे। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो। जब समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनने का वहाँ समान अवसर प्राप्त इकाइयों को नहीं होगा तो वो जो निदर्शन होगा वह समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। समग्र का प्रतिनिधित्व वही निदर्शन कह सकता है जिसके अंतर्गत यानी निदर्शन के चुनाव करते समय हमने ऐसी विधि का चुनाव किया है जिसमें समग्र में जितनी भी इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों का चुनने का वहाँ समान अवसर सभी इकाइयों को प्राप्त हुआ है। तो इस विधि के माध्यम से जब हमने निदर्शन का चुनाव किया है तो निश्चित है कि वह जो निदर्शन होगा वह समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरा एक आवश्यक विशेषता ये है कि पर्याप्त आकार, ये भी इसकी एक आवश्यक विशेषता बताई गई है एक निदर्शन की। पर्याप्त आकार से यहाँ तात्पर्य ये है कि निदर्शन के लिए एक यह आवश्यक होता है कि निदर्शन की इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो।
यानी ऐसा नहीं है कि हमारा समग्र बहुत बड़ा है और बहुत बड़े समग्र में से हमने कुछ 5-10 इकाइयों को चुन लिया और उन इकाइयों के आधार पे हमने एक निष्कर्ष निकाल दिया, वो संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आवश्यक होता है कि जितना बड़ा हमारा समग्र है, इस समग्र में जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों के एक निश्चित अनुपात में ही निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। जहाँ समग्र बहुत बड़ा है, निदर्शन बहुत छोटा है, तो वो समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक आवश्यक बात है कि हम जिसका निदर्शन का चुनाव कर रहे हैं उसका आकार है वो पर्याप्त हो। इस संदर्भ में पीवी यंग ने कहा था कि निदर्शन का आकार उसकी प्रतिनिधित्वता का आवश्यक विमान नहीं है। सापेक्षिक रूप में उचित प्रकार से चुने गए छोटे निदर्शन अनुपयुक्त तरीकों से चुने हुए बड़े निदर्शनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं। तो हमारा निदर्शन का जो आकार है वो कैसा हो, पर्याप्त होना चाहिए। तीसरी जो आवश्यक विशेषता बताई है निष्पक्षता, और निष्पक्षता का यहाँ तात्पर्य ये है कि एक श्रेष्ठ निदर्शन हमें जब भी प्राप्त होगा जहाँ पक्षपात एवं मिथ्या सुझाव से वह स्वतंत्र होगा। या हम ये कह सकते हैं कि वह प्रतिनिधिपूर्ण होने का निदर्शन दावा नहीं कर पाएगा जहाँ मिथ्या झुकाव है या उसको चुनने में सभी इकाइयों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ अनुसंधानकर्ता को अपनी रुचि, अपना स्वार्थ, अपनी स्वेच्छा, अपनी सुविधा पर आधारित निदर्शन नहीं होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता जो चाहे कि मैं अपने निदर्शन में इस इकाई को चुनूंगा, इस इकाई को आनी चाहिए, ये इकाई आनी चाहिए, वो इकाई आनी चाहिए, जहाँ उसके दिमाग में उसकी रुचि अरुचि वहाँ जब शामिल हो जाएगी तो वहाँ जो निदर्शन जो होगा वो भी समग्र का प्रतिनिधि नहीं कर पाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आवश्यक बात यह है कि अनुसंधानकर्ता ने जिस विधि का चुनाव किया है निदर्शन के लिए, वो विधि भी और उसकी मंशा भी कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। यानी निष्पक्ष तरीके से किया गया जो निदर्शन होगा वही समग्र का प्रतिनिधित्व कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। चौथी विशेषता के रूप में साधनों के अनुरूप होना चाहिए। एक यानी आवश्यक बात यह भी है कि एक प्रतिनिधिपूर्ण जो निदर्शन वही हो सकता है जो अनुसंधानकर्ता के पास जो उपलब्ध साधन हैं उसके अनुरूप हो। तो निदर्शन साधनों को ध्यान में रखकर ही निदर्शन का चुनाव किया जाए। उसमें निदर्शन की इकाइयों में कह सकते हैं कि इकाइयों की संख्या, प्रकार और जो चुनाव की जो विधि है उसका निश्चय किया जाना चाहिए, क्योंकि साधनों के अनुरूप निदर्शन न होने पर उसमें पक्षपात आने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि निदर्शन हमारा जो हो वो इस प्रकार का हो, हमारे साधनों के अनुरूप हो, तो वो जो निदर्शन होगा वो निष्पक्ष होगा और समग्र का प्रतिनिधि निदर्शन कहलाएगा। अगली जो विशेषता बताई है वो है उद्देश्यों के अनुरूप। उद्देश्य के अनुरूप से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक जो श्रेष्ठ निदर्शन कहलाता है वो अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं कि यदि हम कहें कि ब्यावर में नगर की बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करें और हमारे निदर्शन में हमने ऐसे श्रमिकों का चयन कर लिया जो बीड़ी बांधने का काम ही नहीं करते हैं, तो जब इस प्रकार के श्रमिकों का हमने चुनाव कर लिया तो वो हमारा कह सकते हैं कि उनके माध्यम से जो हम सूचना एकत्र करेंगे वो हमारे उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगी, और उद्देश्यों के जब वो अनुरूप सूचना नहीं होंगी तो वे सूचना, वे तथ्य हमारे लिए निरर्थक होंगे।
तो यहाँ पर हमारा जो निदर्शन है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो निदर्शन एक जो हमारे जो उद्देश्य हैं, यानी अनुसंधान के जो हमारे उद्देश्य हैं, उसके अनुरूपों के अनुरूप होना चाहिए। अगली विशेषता के रूप में हम कहें कि निदर्शन सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित होना चाहिए। इसका यह तात्पर्य यह है कि एक उत्तम निदर्शन वह निदर्शन होता है जो सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होता है। निदर्शन को तर्क की कसौटी पर जहाँ तक खरा उतरना चाहिए। केवल सूत्रों और नियमों का अनुकरण करने से ही आदर्श निदर्शन का चुनाव नहीं हो सकता है। नियमों एवं सूत्रों के साथ साथ निदर्शन के चुनाव में अनुसंधानकर्ता को तर्क एवं सामान्य ज्ञान का भी वहाँ प्रयोग करना चाहिए, और इस प्रकार का सामान्य ज्ञान और तर्कों का प्रयोग करते हुए अनुसंधानकर्ता ने कोई निदर्शन का चुनाव किया है तो वो हम कह सकते हैं कि वह निश्चित ही समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला निदर्शन होगा। तो ये भी एक इसकी आवश्यक विशेषता है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि निदर्शन व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर भी होना चाहिए, व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित से यहाँ तात्पर्य ये है कि एक उत्तम निदर्शन का चुनाव करने के लिए हमें जो अन्य अनुभवी जो व्यक्ति हैं या अध्ययनकर्ता हैं, अन्य अनुभवी जो लोग हैं, उनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए, उन अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। यदि जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका पूर्व में भी किसी ने यदि अध्ययन किया है तो उन लोगों से, उन अनुसंधानकर्ताओं से, अध्ययनकर्ताओं से हमें संपर्क, उनके अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। तो इस प्रकार की से जब हम किसी निदर्शन का चुनाव करेंगे तो वो अनुसंधान जो हमारा होगा वो निश्चित है प्रतिनिधिपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ हमने दूसरे लोगों को अनुभवों का वहाँ उसमें प्रयोग लिया है, अनुभवी व्यक्तियों से हमने पूछा है, अनुभवी व्यक्तियों से हमने जानकारी ली है और उसके बाद में हमने किसी निदर्शन का चुनाव किया है तो निश्चित ही वह हमारे लिए हितकर होगा। और अंत में एक आवश्यक विशेषता बताई है वो है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता से यहाँ तात्पर्य है कि समग्र की जो सभी इकाइयाँ हैं आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि निदर्शन में किसी इकाई का सम्मिलित होना किसी अन्य इकाई के सम्मिलित होने पर निर्भर वहाँ नहीं होना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने का स्वतंत्र एवं समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। और इस तरीके से यदि हमने किसी निदर्शन का चुनाव किया है तो निश्चित रूप से वह प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन होगा जो समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा, और जो समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जो निदर्शन होता है उसे ही हम एक श्रेष्ठ निदर्शन की संज्ञा दे सकते हैं। तो एक श्रेष्ठ निदर्शन की जो आवश्यक विशेषताएं हमने बताई, ये विशेषताएं एक श्रेष्ठ निदर्शन के चुनाव में हमें या अनुसंधानकर्ता को इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज इसमें हम यहीं इसको संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बात